जलता हुआ एक ब्रश। मैंने पिछले अध्याय में अपने जीवन की असफलता तथा परेशानी के बारे में चर्चा की थी। उससे मुझे जीवन की नसीहत मिली। मैं समझ चुका था कि निराशा के भाव समाप्त होने के बाद इंसान की सोच में बदलाव आता है और उसके दृष्टिकोण में भी बदलाव आता है। ये हमारी आत्मा पर भी अपना असर डालते हैं। मैं यह मानता हूँ कि यह अस्तित्व संबंधी विषयों से रूबरू होते हैं। हम यह सोचने को आतुर हो जाते हैं कि हमने इन घटनाओं से निपटने के लिए क्या प्रयास किए। क्या हमने उन्हें लहरों की तरह गुजर जाने दिया या फिर इन विषयों के भीतर जाकर हमने उन्हें अपने अंदर समाकर कुछ पाने की कोशिश की। यह कहना गलत नहीं होगा कि कुछ घटनाएं जो अधिक महत्वपूर्ण होती हैं वे बुनियादी तौर पर हमारे अंदर बदलाव लेकर आती हैं। जब हम जीवन के उच्च स्तर तथा उन आशाओं तक नहीं उठ पाते जिनकी हमें उम्मीद होती है या ऐसे विषयों में लिप्त हो जाते हैं जिनसे लाखों लोगों पर असर पड़ता है, अर्थात जब जीने मरने का सवाल खड़ा हो जाता है, यही वह समय है जब हमारी आत्म अनुभूति तथा हमारे अहम में महत्वपूर्ण बदलाव आता है। मैं आज भी कुछ ऐसी घटनाओं को याद करता हूँ जिनका मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब मैं SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तथा पहली स्वदेशी मिसाइल अग्नि की प्रोजेक्ट टीम का प्रमुख था, तब सरकार और जनता दोनों ने मुझसे मेरी टीम से काफी आशाएं लगा रखी थी। उस समय मीडिया इतनी बारीकी और गहराई से जांच कर रहा था कि आज तो ऐसा लगभग नहीं के बराबर है। SLV पहले ही चरण में असफल रहा। इसी तरह से अग्नि का परीक्षण कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था। इसमें भी कई उतार चढ़ाव देखे जा रहे थे और इसके लॉन्च से पहले की कठिनाइयां नजर आ रही थी। इन दोनों ही विसंगतियों के कारण मैं और मेरी पूरी टीम चिंता में थे। हम पर काफी दबाव बना हुआ था क्योंकि इससे काफी उम्मीदें बंधी थी। इन दोनों शोध कार्यों में आई कठिनाइयों के कारण हमें नए नकारात्मक असर देखने को मिल रहे थे। इस माहौल में अनेक कठिनाइयों से गुजरने के बाद मिली हमारी सफलताएं भी धूमिल दिखाई दे रही थी। हमारे अंतरावलोकन तथा कमियों की समीक्षा करने की यादें अब तक मेरे साथ बनी हुई हैं। जिस बात ने मुझ पर सबसे ज्यादा असर डाला वह थी उन सहयोगियों के विचार जो इसके डिजाइन से जुड़े थे, जिनमें समर्पण का कुछ अलग सा भाव था। ये लोग इस प्रक्रिया में कई तकलीफों से गुजरे थे। मैंने अपने जीवन काल में हर समय इसे महसूस किया तथा मैं उन अनुभूतियों को शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सन 1960 तथा 1970 के दशक में मैं थुम्बा इवेक्टोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन में कार्य कर रहा था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के अधीन हम अपने रॉकेट SLV तथा सैटेलाइट बना रहे थे। इसके अलावा हम कुछ प्रयोगशालाओं में भी कार्य कर रहे थे जिससे ध्वनि रॉकेट के लिए पेलॉड तैयार की जा सके। अधिकतर सभी भौतिक प्रयोगशालाएं ध्वनि रॉकेट के पेलॉड के प्रोग्रामों से जुड़ी हुई थी। सभी के पास अपना मिशन तथा पेलॉड था। इन पेलॉड को रॉकेट के झांटे के साथ एकीकृत करना था। मेरा एक साथी जो कि पेलॉड तैयार करने की लैब से जुड़ा था, उसका नाम था सुधाकर। एक बार हम लॉन्च के पहले की प्रक्रिया में खतरनाक प्रयोग के लिए तैयार हो रहे थे जिसमें सोडियम एवं थर्माइट का मिश्रण बनना था। यह प्रयोग थुम्बा में किया जा रहा था जो पूर्वी तट पर स्थित है जहां बहुत गर्मी और उमस का माहौल होता है। सुधाकर और मैं बहुत देर तक कार्य में व्यस्त रहे। वहां बहुत गर्मी थी जिससे हम अनभिज्ञ थे। लगभग 6 मिश्रणों के बाद हम लैब में निरीक्षण के लिए अंदर चले गए कि क्या उसमें मिश्रण ठीक से भरा गया है। हम विज्ञान के मुख्य सिद्धांत को भूल गए थे कि शुद्ध सोडियम जब पानी से मिलता है तो उसका स्वरूप खतरनाक हो जाता है। मैं और सुधाकर जब निरीक्षण के लिए झुके, सुधाकर के माथे पर आई पसीने की बूंद उस पर गिर गई। इसके बाद जब तक हम कुछ समझ पाते एक भारी विस्फोट ने हमें पीछे की ओर धकेल दिया। कुछ क्षणों के लिए उस सदमे ने मुझे पंगु बना दिया। उस धमाके ने सारे कमरे को हिला दिया और तथा हम दोनों नीचे गिर गए। कुछ ही देर के बाद उस धमाके के बाद वहां आग लग चुकी थी। हमारे सामने वह सारी प्रयोगशाला बुरी तरह जलने लगी। वह आग सोडियम के कारण लगी थी, इसीलिए उस पर पानी का असर नहीं हो सकता था। इससे वह कुछ और भयानक रूप ले सकती थी। अब वह सारी लैब एक भयंकर आग का रूप ले चुकी थी। बाद में मैं जब उस घटना से उबर पाया, वह सारी घटना मेरे सामने धीरे क्रम से चलने लगी। एक एक करके यह दुर्घटना, धमाका तथा बाद में भयंकर आग के रूप में सामने आने लगी। अगर यथार्थ में देखा जाता वह सब कुछ क्षणों में ही घटित हो गया था। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा होता, सुधाकर ने अपने चौकन्ने दिमाग का परिचय दिया। उसने अपने हाथों से खिड़की के शीशों को तोड़ दिया। इसके बाद बिना किसी हिचकिचाहट के वह मेरी ओर मुड़ा तथा मुझे बाहर धकेल दिया। वहां से कूदने से पहले यह सब कुछ ही देर में घटित हुआ था। अगर कोई इस आग की भयंकरता को देखता तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कोई उस आग से कैसे बचकर आ सकता है। मुझे बचाने के कारण सुधाकर बुरी तरह से जख्मी हो गया। वह बुरी तरह से जला तो था, इसके साथ ही उसके द्वारा शीशे तोड़ने के कारण उसके हाथ भी बुरी तरह से खून से भर गए थे। हम उस कमरे से दूर जा चुके थे जो अब बुरी तरह से
आग की लपटों में सुपुर्द हो गया था। मैं सुधाकर के पास गया और उसे मेरी ज़िंदगी बचाने का धन्यवाद दिया। वह बुरी तरह से दर्द से पीड़ित होने के बावजूद मुस्कुरा रहा था, पर उसने मेरी भावनाओं को सम्मान दिया। इसके बाद उसे उन जख्मों व चोटों के कारण हफ्तों अस्पताल में रहना पड़ा। मेरे लिए वह दुर्घटना बहुत भयंकर थी, बल्कि मैं इतने बड़े खतरे से निकलने के बाद जीवित रहने के भाव को महसूस कर रहा था, ये जानते हुए कि कोई तुम्हारी जान को बचाने के लिए किस तरह से आश्चर्यजनक रूप से तथा सादगी से अपनी जान को दांव पर लगा सकता है। यह अनुभव मेरे लिए अनोखा ही था। वे लोग जो बच जाते हैं तथा खतरनाक हालात से निकल जाते हैं, उनके साथ कई तरह के भाव जुड़ जाते हैं। खतरे से बाहर आने का भाव, दोष तथा कृतज्ञता के भाव उमड़ने लगते हैं। अगर सुधाकर ये महसूस करता है कि मेरी जिंदगी ज्यादा कीमती थी, इसलिए उसने अपनी जिंदगी की परवाह ना करके मुझे बचाया, तो मुझे भी उससे अधिक सोचे बिना उस काम में जुट जाना चाहिए जिसे हम सब मिलकर कर रहे थे। अगर सुधाकर की बहादुरी की घटना को देखा जाए, वह स्थायी प्रेरणा का स्रोत बन रही थी। मैं जब भी अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को महत्व देता हूँ, अपने को बड़े परिवेश या आकार में देखता हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि मैं इस संसार में करोड़ों लोगों में से एक हूँ। उसी समय मैं इस महान व्यक्ति को याद करना नहीं भूलता। वह दिखने में हम जैसा एक वैज्ञानिक लगता था जो कि नौकरी कर रहा था, फिर भी वह हम सबसे आगे निकल चुका था, क्योंकि उसके मन से डर का भाव समाप्त हो गया था। उसने अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना एक वीरतापूर्ण कार्य किया था। इसी तरह से एक और घटना मुझे याद आ रही है जिसने मेरे मन पर दर्द की गहरी छाप छोड़ी। यह घटना सन 1999 की अरक्कोनम दुर्घटना थी। उस घटना ने मुझे अपार पीड़ा दी थी, मेरे अहम को सदा के लिए बदल दिया था। ये अनुभव मुझ में घर कर गया था। इसके साथ ही इस घटना की यादें मेरे दिल में मेरे काम के साथ बस चुकी थीं। कुछ वर्षों पहले जब मैं अपने दोस्त के साथ पुस्तकें लिखने में लगा हुआ था, मैं दर्द व भावनाओं में ना डूबकर इस घटना को पूरी तरह से बयान कर सका। 11 जनवरी 1999 2 वायुयान बेंगलोर से अरक्कोनम चेन्नई समुद्र तट पर वैज्ञानिक मिशन आकाशीय निगरानी प्लेटफॉर्म के लिए भेजे गए, जिनमें एयरक्राफ्ट निगरानी व्यवस्था की गई थी। उसमें मोटोडोम के रूप में सबसे ऊपर वायुयान निगरानी प्रणाली के साथ एवरो था, जिसके विमान की बॉडी पर तश्तरी या डिश जैसा ढांचा था। वह 10,000 फीट तक उड़ान भर सकता था तथा उसे रडार के प्रयोग के लिए उतारा गया था। एवरो के उड़ान भरने के 15 मिनट पहले AN-32 ने बेंगलोर से उड़ान भरी थी। यह रेडार टेस्टिंग का टारगेट विमान था। इस प्रयोग की प्रक्रिया लगभग 1.5 घंटे तक ठीक ठीक चलती रही। यह यान रेडार की परिधि में रहा, जिससे हम सब बहुत खुश थे। AN-32 अरक्कोनम तट पर 4 बजे पहुंचा। एवरो ASP इसी समय अरक्कोनम के लिए उड़ाया गया। जब वह 10,000 फीट की ऊंचाई से 5,000 फीट तक पहुंचा, तब तक सब सामान्य ही चल रहा था। लेकिन एवरो जब एयरफील्ड से 5 नॉटिकल मील दूर था तथा 3,000 और 5,000 फीट के बीच ऊंचाई पर था, तब वह मोटोडोम नीचे गिर गया। संतुलन के बिगड़ने से एयरक्राफ्ट डगमगाने लगा और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्भाग्यवश उस यान में बैठे सभी 8 लोग मारे गए। जब ये सूचना मुझे दी गई, मैं साउथ ब्लॉक में रक्षा अनुसंधान परिषद की मीटिंग में था। मैंने मीटिंग बीच में छोड़ दी और एयर चीफ मार्शल AY टिपनेस के साथ बेंगलोर की ओर रवाना हो गया। आगामी दिन बहुत कारुणिक थे। मैं शहीद परिवार वालों से मिला, जिनमें कुछ जवान विधवाएं थी जिनके पति उस दुर्घटना में शहीद हो गए थे। कुछ के पास उनके छोटे बच्चे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन सबको कैसे दिलासा दूं, जिनके प्रिय पति तथा बेटे इस रक्षा के प्रशिक्षण में अपनी जान दे चुके थे। क्या उन लोगों को धीरज दिया जा सकता था जिनका भयानक डर सच बनकर सामने आया था? मैं उस समय बिल्कुल निशब्द हो चुका था तथा मानसिक रूप से खामोश हो गया था। जब एक माँ अपने बच्चे की तरफ इशारा करके कहने लगी, अब इस छोटे बच्चे की देखभाल कौन करेगा? एक और माँ ने भी कुछ ऐसा ही कहा, जो मेरे दिल को छू गया। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? वह विस्फोट इतना भयानक था कि दुर्घटना के बाद 8 मृतकों का कोई निशान नहीं मिला था। हमने कुछ ताबूत परिजनों की तसल्ली के लिए बनवाए थे। हमने इनको वायुसेना के मुख्य हॉल में रखा। मैंने उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके लिए एक भाषण दिया, जो उस दोपहर अपना कार्य करते हुए चले गए और लौटकर अपने घर वापस नहीं आए। मैं जब अपने कमरे में वापस गया तो दुख में डूबा हुआ था। मैं स्वयं को कसूरवार समझ रहा था। मैंने अपनी डायरी में लिखा, चिराग अलग अलग हैं पर नूर तो एक है। लौटा दी संसार की खुशियाँ मेरी आत्मा में, बस तेरी ही टेक है। इस घटना के कई वर्ष गुजरने के बाद मैं अपने दफ्तर साउथ ब्लॉक से राष्ट्रपति भवन में चला गया, लेकिन मेरे साथ उन विधवाओं की चीखें थी। इनके साथ ही उजड़े हुए शहीदों के निराश्रित अभिभावक थे तथा छोटे बच्चों की किलकारियां थी, जो मेरे मन में आज भी मौजूद थीं। ये सच था कि वे सब अपने चहेतों को दोबारा नहीं देख सकते थे, जो उन सबको इस हालत में छोड़कर जा चुके थे और सिर्फ ताबूत के चिन्ह बनकर रह गए थे। यह सब सोचने मात्र से मेरा दिल टूट जाता था।
जब वैज्ञानिक एवं रक्षा तकनीकों के नए आविष्कारों की चर्चा होगी, क्या राज करने वाले लोग इन्हें याद करेंगे कि प्रयोगशालाओं में तथा मैदानों में इन लोगों ने अपना बलिदान दिया? राजनीति से जुड़े लोग शायद इन बलिदानों, परिश्रमों और नैतिक गुणों के बिना इस देश का निर्माण नहीं कर सकते थे। यही वास्तव में देश निर्माण है। जब हम दूसरे से ज्यादा शक्ति हासिल कर लेते हैं तो सोचते हैं कि उन्नति के शिखर पर पहुंच गए हैं। मेरे विचार में हमें ऐसे समय में ही पीछे मुड़कर देखना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि किन किन व्यक्तियों के कठिन परिश्रम तथा बलिदान से हमने अपने किले बनाए हैं। जब मैं अपने मित्र श्री अरुण तिवारी से इस श्रृंखला के बारे में बात कर रहा था तो उन्होंने मुझसे कहा, इसका क्या संदेश है? मेरा जवाब था, अपने को एक मोमबत्ती ना समझकर खुद को एक पतंगे की तरह मान लो। सेवा भाव को छिपी हुई शक्ति समझो। हम सिर्फ राजनीतिक घटनाओं को ही देश निर्माण समझते हैं, परंतु बलिदान, परिश्रम तथा निर्भयता ही सही अर्थों में देश बनाते हैं। अब जब मैं उन घटनाओं पर विचार करता हूँ तो उनके तत्कालिक प्रभाव को ही नहीं बल्कि ऐसी घटनाओं को भी याद करता हूँ जो बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। मुझे उनका एहसास हुआ, जैसे सुधाकर का अस्पताल में दाखिल होना, ऐसे परिवारों को लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद सरकार से मुआवजा मिलना जो अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। मुझे भी सघन एकांत व अकेलेपन का एहसास होता है। दुख के समय आप वास्तव में अकेले होते हैं। इन्हीं क्षणों में आप सही मायनों में खुद से मिलते हैं। मुझे लगा कि मैं व्यापक चेतना के धरातल पर पहुंच रहा हूं तथा जागृति के उच्च स्तर को छू रहा हूं, जहां जीवन के स्वरूप तथा अस्तित्व संबंधी सवालों के समाधान सामने आ रहे हैं और इनसे बुद्धिमत्ता की नई गहराइयां विकसित हो रही हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु का तथा जीवन में मर्मांतक आघात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस धरती पर अपने 80 वर्ष के जीवन में मैंने सीखा है, यही दर्द के पल हमारे सच्चे साथी होते हैं। आनंद प्रवाहमान है, जबकि वास्तविक आनंद और शांति तीव्र पीड़ा सहने के बाद ही मिलती है, जब हम अपनी आत्मा के दर्पण में खुद का सामना करते हैं तथा स्व को समझते हैं, जान पाते हैं।